हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी है उनके पास और क्या कुछ बड़ी खबर है। अनूप, जिस तरह से लखनऊ में आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, आज लखनऊ में महिलाओं के साथ एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। आप समझिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल जब से लोकसभा में पारित नहीं हो पाया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब आधी आबादी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है और उस मुद्दे को 2027 तक कैसे उसकी गर्माहट पूरे देश पे रहे, इसको लेकर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहले आपने देखा होगा किस तरीके से रैलियां निकाली गई पूरे देश भर में। उसके बाद आपने देखा जो बीजेपी शासित राज्य थे उन राज्यों में एक विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया, पास हुआ। अब उसके बाद एक मशाल जुलूस का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। आज लखनऊ में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हजरतगंज क्षेत्र में यानी लोक भवन से विधानसभा के सामने से वो करीब 500 मीटर तक ये जुलूस विशाल जुलूस यात्रा निकाली जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मशाल जुलूस में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस मशाल जुलूस में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस मशाल जुलूस में शामिल होंगे और करीब 5000 से ज्यादा इस महिलाएं इस मशाल जुलूस में शामिल होंगी। आप समझिए, मशाल जुलूस निकालने का मतलब है कहीं न कहीं ये यात्रा है जो लंबी चलने वाली है, जो आक्रोश है ये बहुत दूर तक चलेगा, यानी 2027 तक चलने वाला है। और यही वजह है कि विपक्ष अब जिस तरीके से लोकसभा में विरोध प्रदर्शन किया, आपने देखा होगा कि जब लखनऊ में यूपी विधानसभा चल रही थी, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक वहां पर ये कहते नजर आ रहे थे कि आरक्षण 33% लागू करो। यानी इस मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें सदन में भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष गिरगिट की तरह से बातें बदल रहा है, अपने बयान बदल रहे हैं, यहाँ तक कि गेस्ट हाउस कांड का भी वहां पर जिक्र किया गया। तो कुल मिला के नारी शक्ति बंधन बिल पारित न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी के लिए एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, वो चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर शिक्षक, एमएलसी, स्नातक, एमएलसी के भी चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जो 2027 का चुनाव विधानसभा का होने वाला है, वो उसकी तैयारी लमसम पूरी हो चुकी है, क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद जो आखिरी का साल होता है वो चुनावी साल होता है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। तमाम जो पॉलिटिकल नेता हैं वो एक दूसरे के पार्टी में आना जाना शुरू हो जाते हैं, ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि अब तमाम ऐसे बड़े मुद्दे, चाहे समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी, अब सबसे बड़ा मुद्दा आधी आबादी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या आज समाजवादी पार्टी की ओर से ये जो मशाल जुलूस निकाला जा रहा है उसको लेकर कोई बयानबाजी देखने को मिलेगी? और विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं आज के लिए, जिस तरह से बीजेपी मशाल जुलूस निकाल रहा है और लगातार महिला आरक्षण कानून जो है जिस तरह से सदन में गिरा, उसका विरोध बीजेपी पूरे देश भर में कर रहा है? देखिए, विपक्ष से लगातार हमारी बात हुई, कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष आगे बढ़कर आ रहा है, उसका जवाब दे रहा है। विपक्ष का कहना है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन के पीछे कुछ रूपरेखा सरकार की दूसरी थी। यानी विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष इसलिए कर रहा है, सरकार का कर रहा है, नारी शक्ति बंधन संशोधन का इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पीछे परिसमन का जो कारण था, ये विपक्ष को विरोध प्रदर्शन कर रहा था। आप समझिए, जब पिछली बार जब परिसमन हुआ था तो उत्तर प्रदेश में जब परिसमन के बाद करीब 44 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम और एमआई फैक्टर में समाजवादी पार्टी को सीधा लाभ पहुंचता है। यानी अगर कोई या समझिए कि चुनावी और बयार आ जाती तब भी समाजवादी पार्टी की कम से कम 40 से ज्यादा सीटें जीत कर आती है। और यही कारण है कि जो विपक्ष है उसके इस विरोध का कारण यह भी है कि अगर परिसमन होता है तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ऐसे में परिसमन अगर लागू होता तो क्षेत्रीय जो विधानसभाएं हैं उनमें तमाम ऐसी विधानसभाएं बन सकती थी जिनको भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ मिल जाता। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। और अब चूंकि मामला सीधी आधी आबादी का आ चुका है, अब विपक्ष ये भी कोशिश कर रहा है कि महिलाओं का विरोध न करके सीधे सरकार का विरोध कर रही है। तो कुल मिला के आज का जो मसाल जुलूस होगा वो काफी अहम भी होगा सरकार के मायने से, और खासकर आधी आबादी के लिए, क्योंकि ये जन आक्रोश, महिला जन आक्रोश रैली के माध्यम से या समझिए मसाल जुलूस के माध्यम से वो जो विरोध प्रदर्शन है आधी आबादी के अंदर, महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है विपक्ष को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी उसको बरकरार रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मशाल जुलूस के माध्यम से अपना आक्रोश जताएगा। जिस तरह से सदन में महिला आरक्षण बिल गिरा, उसको लेकर लगातार देश भर में विरोध के सुर देखे जा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जुलूस में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अनुप आपका। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से कंचन कनौजिया जुड़ चुके हैं। कंचन, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, देश भर में जो है वो बीजेपी जुलूस निकाल रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, और अपनी तरह पर अपनी स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में किस तरह के हालात आज होने वाले, क्या कुछ बड़ी खबर? जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, आज सुबह 9:30 बजे का वो समय था जब संदीप पाठक के घर पे सारी मीडिया पहुंचती है, और संदीप पाठक अपने घर के पीछे के रास्ते से चुपचाप गाड़ी में बैठते हुए एक सूटकेस के साथ और तेज रफ्तार में 120 की रफ्तार में गाड़ी उनकी जा रही थी, उस रफ्तार में भागते हुए जाते हुए नजर आए। लेकिन बात करें संदीप पाठक ने ऐसा किया क्यों, तो आपको बता दें पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में मनीषा जो है संदीप पाठक के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा, और माना जा रहा है दोनों ही एफआईआर जो है अलग अलग जिलों की, उनके अंदर जो है नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। और संदीप पाठक को कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी कि पंजाब पुलिस जो है उन्हें पकड़ने के लिए, उनका जो है उनसे बातचीत करने के लिए जो है दिल्ली आने वाली है, और पंडारा रोड स्थित दिल्ली के आवास पर उनसे मिलने आने वाली है पंजाब पुलिस, और उन्हें गिरफ्त में भी ले सकती थी बातचीत के साथ साथ। तो ऐसे ही में उससे ठीक पहले अफरा तफरी में जाते हुए संदीप पाठक जो है यहाँ से नजर आए। हालांकि आपको बता दें जो लबो लुबाब है संदीप पाठक के घर के बाहर का, वो जो है पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर है, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी जो है यहाँ पे मौजूद है। ऐसे में क्या कुछ आगे रहने वाला है वो देखना होगा। और एफआईआर किन मामलों में दर्ज है, सूत्रों की माने तो महिला के साथ छेड़छाड़ की एवज में जो है एक एफआईआर की गई है, और दूसरी जो है वो जो है कि ईडी को लेकर जो है वो की गई है। लेकिन देखना ये होगा, हालांकि अभी पुलिस के सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं आई है कि एफआईआर किस लिए की गई है, कौन सी वो धाराएं हैं जो उस एफआईआर में लगाई गई है, उसके लिए मनीषा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आज की दिल्ली की सबसे बड़ी खबर है संदीप पाठक, और यहाँ से अपने आवास से निकलकर वो इतनी अफरा तफरी में गए हैं, तो आखिर वो गए कहाँ? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो क्या वो अमित शाह से मिलने गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं, या फिर दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली वो कहीं चले गए हैं? माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश वो जो है जल्द से जल्द एंटर करना चाहते हैं, जिससे कि पंजाब पुलिस जो है उन्हें वहां पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में देखना होगा, कई सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन संदीप पाठक गए हैं तो गए कहां पर, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा ये कि क्या पंजाब पुलिस का ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक है, राजनीतिक रूप जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा नजर आता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में हमने देखा था संदीप पाठक जो है मुखर आवाज जो है वो उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और तमाम मुद्दों पर घेरते हुए भाजपा को संदीप पाठक नजर आते थे। लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अपने कई सांसदों के साथ, तो ऐसे में जो है पंजाब पुलिस का उनके पीछे आना, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो जनता की आवाज थे, आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो वही जो वहां पे जो एक बढ़िया से एक अच्छे नेता हुआ करते थे, आज उनकी छवि अचानक से आम आदमी पार्टी की नजर में कैसे खराब हो गई है। तो ये सारे मामले हैं। और यदि बात हम करें दूसरी बड़ी खबर की, तो मनीषा दूसरी बड़ी खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में 4 तारीख को चुनावों का नतीजा आने वाला है। 29 तारीख को जो है वो सेकेंड राउंड की वोटिंग वहां पे पोलिंग हुई थी, और उसके बाद टीएमसी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। टीएमसी का कहना है कि जो मतगणना होती है चुनावों की, उस मतगणना में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी
कर्मचारी है उन्हें ही पर्यवेक्षकों के रूप में रखा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें शामिल किया जा रहा? तो ऐसे में जो याचिका उन्होंने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम बातें रखी अपने सामने। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक के साथ ही आपके लोग भी वहां पे मौजूद होते हैं, चाहे वो पोलिंग डे हो चाहे वो काउंटिंग डे हो। तो ऐसे में इतने सब कुछ होने के बाद आप ये याचिका कैसे दर्ज कर सकते हैं? तो बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता हुआ नजर आया। हालांकि ममता बनर्जी जो है हमने देखा स्ट्रांग रूम की खुद निगरानी करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा पोलिंग डे पर जो है हमने मार पिटाई की भी काफी सारी वीडियो सामने आई, काफी जो है आक्रामक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं सभी नजर आए। लेकिन देखना ये होगा कि अब जब 4 तारीख को जो है काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, तो फिर क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने दावा किया है वो 226 सीटों पे जो है अपनी जीत दर्ज कराने वाली है। तो इंतजार करना होगा 4 तारीख का। और तीसरी बड़ी खबर जो वो ये है कि राहुल गांधी ने कल जो है 1 मई को जो है मजदूर दिवस था और उस दिन राहुल गांधी ने एक ट्वीट पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जो है अब चुनावी राहत जो है वो खत्म हो गई और महंगाई की जो गर्मी है वो बढ़ने लगी है। तो महंगाई की गर्मी, जब तेल विदेशों से सस्ता आ रहा था तब तो सारा फायदा सरकार ने उठाया, लेकिन अब जब वो महंगा हो गया है तो उसका सीधा सीधा बोझ जो है वो जनता के ऊपर सरकार डाल रही है। तो राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए और महंगाई की गर्मी हमने देखा कि किस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर्स पर जो है सीधा 900 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है दामों के। 3071 का जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर हो गया है। हमने देखा कि कई जगहों पे कैंटीन्स में गैस सिलेंडर जो है महंगे हो गए हैं, तो खाना मिलना बंद हो गया है। तो उसकी मार और आगे आने वाले समय में राहुल गांधी ने दावा किया है न केवल इतने पेट्रोल और डीजल पर भी जो है दाम 29 तारीख के बाद बढ़ेंगे। तो ऐसा माना जाए 29 तारीख जो है वो हो गई है और अब आने वाले समय में जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो 3 बड़ी खबरें थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी खबर संदीप पाठक की थी। इंतजार है पंजाब पुलिस उनके घर पर अब आएगी और क्या कुछ रहेगा उसमें, क्या कुछ खबर निकल कर आएगी। तो अब इंतजार है कि पंजाब पुलिस की ओर से आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कंचन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से सहयोगी अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से देश भर में तनावपूर्ण माहौल, एक तरफ महिला आरक्षण को लेकर देखी जा रहा है और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज की क्या कुछ बड़ी खबर है? देखिए मनीषा, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले जो बीते दिन जम्मू क्षेत्र में जो अखनूर और बनतला के बीच में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, इस हवाले से बात करते हैं कि कल जो है तकरीबन 5 बजे के करीब जो ये अंडर ब्रिज था यानी पुल था, इसका एक साइड जो है वो जिसकी वजह से जो वहां पे काम कर रहे मजदूर कर्मचारी थे वो इसकी जद में आ गए और इसके मलबे के नीचे दब गए। हालांकि उसके बाद में तुरंत प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ टीम और इसके साथ साथ एनडीआरएफ टीम भी मौके पे पहुंची और राहत का काम जो है वो राहत और रिलीफ का काम वहां पे जल्द से जल्द किया गया। और उसके बाद में हालांकि एक मजदूर को जिंदा जो है रेस्क्यू किया गया, लेकिन अन्य जो मजदूर थे वो जो है इसमें जो है उनके मारे जाने की खबर भी आ गई है। उनकी लाशें जो है उस मलबे के बाहर निकाली गई। हालांकि उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई की, यकीन दहानी भी दी और फिलहाल उसने ये भी यकीन दहानी दी कि इसमें जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर सस्पेंड करना होगा तो सस्पेंड भी करेंगे, हालांकि अगर किसी को टर्मिनेट भी करना पड़े तो टर्मिनेट भी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल में जो ब्रिज था उसके अंदर इस तरीके की लापरवाही किसकी गलती? फिलहाल जो है जो कॉन्ट्रैक्टर था इसको भी फिलहाल ब्लैक लिस्ट करा दिया गया है। लेकिन सवाल फिर यही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल के अंदर, ब्रिज के अंदर जो है क्यों ये जो है सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? यहाँ पे जो है मजदूरों की यहाँ पे सेफ्टी मुकर्रर हो गए हैं। बिल्कुल अजहर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जिस तरह से की जा रही है तो किसकी लापरवाही अभी तक उजागर हुई है? क्या प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है? किसी की गिरफ्तारी अभी तक? देखिए मनीषा, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, जो ही ये हादसा हुआ और उसके बाद में जो है प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और टीमें जो है रिलीफ टीमें जो है वो रेस्क्यू रिलीफ टीमें जो है वो पहुंची है और उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहां पे पहुंचे और उन्होंने यकीन दहानी दी। फिलहाल जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन 8 आवर्स तक चला, तकरीबन 10 से 11 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। काफी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था और उसके बाद में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया और इसके नतीजे में एक मजदूर की जो है जान चली गई है, माफ कीजिएगा,
2 मजदूरों की जान चली गई है और अन्य जो एक मजदूर था उसको वहां पे रेस्क्यू किया गया। लेकिन फिलहाल जो है इंक्वायरी का सबब भी बन गया, क्योंकि लेट आवर्स तक जो है रेस्क्यू चला और उसके बाद में आज क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पहले यकीन दहानी दी, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि अगर इसमें किसी को टर्मिनेट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल इंक्वायरी होगी और उसके बाद में किसकी लापरवाही होगी, क्या इंजीनियर की लापरवाही होगी या ठेकेदार की लापरवाही होगी, और उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा दी बिल्कुल जाएगी। अजहर, इस पूरे मामले में क्या जितने भी मजदूर वहां पर फंसे हुए थे सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है? कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कोई घायल भी हुआ है अभी तक? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि अभी तक जो है इसमें एक जो व्यक्ति है, एक मजदूर है, वो उसको रेस्क्यू किया गया, यानी जिंदा उसको वहां से मलबे से निकाला गया। लेकिन अन्य जो 3 थे, जो हमारे पास अभी आंकड़े आए हैं, 3 मजदूर है, उनके शव जो है वो बरामद किए गए। यानी कुल मिला के इसमें 3 अभी तक जो मजदूर है वो मर चुके हैं और इसके बाद में एक जो है जिंदा मजदूर को वहां से रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल सवाल ये है कि कल जो है इंटरनेशनल लेबर डे था, यानी यौम मजदूर था, और इस मजदूर डे के ऊपर ये हादसा पेश आना ये भी एक विषय बन रहा है यहाँ पे और सवाल का मुद्दा भी बन रहा है, क्योंकि अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही क्या किसकी लापरवाही है और किसकी यहाँ पे जो है लापरवाही हो सकती है और उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी से कड़ी बिल्कुल, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन भी अपने स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहा। देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले में कितने आरोपी बनाए जाते हैं और किस तरह से उन पर गाज गिरती है। अजहर, मौसम की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का मौसम अभी किस तरह का है? क्या बारिश के हालात वहां पर देखे जा रही है? मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट? देखिए मनीषा, मौसम के अपडेट के से पहले मैं यहाँ पे एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जिस प्रकार से नशा और नशा तस्कर के खिलाफ 100 दिन का एक अभियान जो है पूरे जम्मू कश्मीर छेड़ा है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए न कि जम्मू बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इसका देखने को मिल पा रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि नेशनल हाईवे 44 संगम के जो है नशा तस्कर की जो प्रॉपर्टी है उसको मिसमार किया गया बिल्डोजर के थ्रू, और आज एक बार फिर आज सुबह दक्षिणी कश्मीर के बिजबिहारा इलाके में जो भी नेशनल हाईवे के मुंसलिक एक प्रॉपर्टी थी जिसका जो तखमीना लगाया जा रहा है करोड़ों में बताई जा रही, एक नशा तस्कर के खिलाफ जो ये कार्रवाई थी, ये उसी नशे से ये प्रॉपर्टी बनाई हुई थी और ये जो पीला पंजा है यानी बिल्डोजर एक बार फिर दिखाई दिया और इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से मिसमार किया गया। ये बड़ी कार्रवाई है एलजी मनोज सिन्हा की इस दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे नशा और नशा तस्कर के खिलाफ यहाँ पे पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। हालांकि जिस प्रकार से आपने मौसम की बात की तो बीते दिनों जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में जो है बीच बीच में तेज हवाएं और बारिशें हो सकती है और ये सिलसिला लगातार 5 मई तक देखने को मिलेगी। लेकिन बीती रात हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, गुलमर्ग और इसी प्रकार से कुपवारा के इलाकों में एक बार फिर हिल स्टॉर्म हुआ है और जिसकी वजह से किसानों की जो खड़ी फसलें हैं उनको काफी नुकसान भी पहुंचा है। काफी देर तक ये हिल स्टॉर्म चला और इस हिल स्टॉर्म की वजह से जो ही लोग बाहर आए तो ऐसा लगा सफेद चादर बिछी हुई है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कई दिनों तक इस प्रकार की जो हिल स्टॉर्म है या स्टॉर्म है वो हो सकती है, तेज हवाओं का प्रकोप जो है वो बढ़ सकता है। लिहाजा मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्ट किया है कि 5 मई तक इस प्रकार का जो मौसम है वो देख सकता है। किसानों से एडवाइजरी की गई है कि फिलहाल वो स्प्रे या आपस से जिस प्रकार रूटीनली जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं उससे फिलहाल जो है वो गुरेज करे 5 मई तक। ये मौसम के हवाले से जो बिल्कुल, तो मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। हालांकि किसानों को लेकर भी अलर्ट है कि फिलहाल मौसम पर ध्यान दें और मौसम के अनुकूल ही वो काम करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अजहर आपका। फिलहाल रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर हमारे सहयोगी अनूप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है लखनऊ की? अगर हम बात कर रहे हैं तो मशाल जुलूस तो निकाला ही जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल हो रहे हैं, साथ ही प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम भी इस दौरान शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनके आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? कोई बड़े कार्यक्रम उनके? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम विभागों के साथ बैठक है। सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो मशाल जुलूस है और सबसे बड़ी लखनऊ की अगर बात करें तो मनीषा आज उत्तर प्रदेश की जनगणना शालिनी वर्मा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जो आगामी जनगणना 2027 की पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि जो जनगणना होगी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में की जाएगी। मार्च 30 तक जो भी बच्चों जिनका जन्म होगा
वो भी जनगणना में शामिल किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं जनगणना को लेकर के जिस तरीके से सियासत पूरे देश पे गरमाई थी, उत्तर प्रदेश पे गरमाई थी, उसको लेकर अब धीरे धीरे तैयारी पूरी हो चुकी है सरकार की। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से लोकसभा में भी इस जनगणना को लेकर भी सवाल उठे थे। सरकार अब कहीं न कहीं उस पर पूरी तैयारी कर चुकी है और 2027 में पहले पूरी तैयारी करके और पूरे किस तरीके से होगी, किस तरीके कितने चरण में होगी, किस तरीके से उसमें कॉलम बनाए जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी अभी शीतल वर्मा जो निदेशक हैं जनगणना अधिकारी 2027 की, वो पूरी जानकारी दी है। और लखनऊ में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी भी नजर है, क्योंकि लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होना, जाति जनगणना की मांग करना, ये सब तमाम चीजों पर पॉलिटिकल पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही थी। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से इस बार डिजिटल जनगणना की जा रही है, जिस तरह से इस बार डिजिटल जनगणना की जा रही है, हालांकि शहरी क्षेत्र में तो कई सुविधाएं उपलब्ध है, नेटवर्क की समस्या भी यहां पर नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनको लेकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई जानकारी दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह से ये डिजिटल जनगणना से जुड़ सकेंगे, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल जो जनगणना को लेकर भी बात हुई है, ये बिल्कुल बात सही है। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में जिले हैं जो पिछड़े हैं, जहां तक इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरीके से नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर मैनुअल कराने के बाद जो शहरी क्षेत्र में आने के बाद जो कर्मचारी हैं उनको उसमें डाटा फीड करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जनगणना करेंगे। लेकिन आप समझिए मनीषा, इतना आसान नहीं होगा जनगणना, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार उनके बयानबाजी या समझिए उनका विरोध प्रदर्शन जाति जनगणना के साथ साथ जनगणना को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब जनगणना शुरू होगी उस समय पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से इसको देखेंगी, क्या उसमें विरोध प्रदर्शन या खामियां निकालेंगी। फिलहाल सरकारी जो कर्मचारी हैं, जनगणना कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी उस समय, क्योंकि गांव में जा करके जिस समय उस समय प्रधानी के चुनाव हो चुके होंगे, जो 27 में उस समय जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां, चूंकि चुनावी साल है, हर मुद्दे पर, हर बयानबाजी पर लगातार प्रयास कर रही हो, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। तो कुल मिला के अब जनगणना की भी तैयारी लमसम पूरी हो चुकी है। तमाम जो चीजें हैं वो समय रहते पूरी कर दी जाएंगी। और आज की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी निदेशक जनगणना 2027 शीतल वर्मा की, वो पूरी जनगणना को लेकर जानकारी दी है और आने वाले समय में कैसे कैसे जनगणना होगी, किस तरीके से 2 चरणों में कैसे होगी, किस तरीके से उसमें काम किए जाएंगे, कितनी लोग उसमें लगाए जाएंगे, क्या क्या ऑब्जर्वर रखी जाएगी, ये सब तमाम चीजों को लेकर भी शीतल वर्मा ने जानकारी दी है। जी बिल्कुल, तो जनगणना को लेकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया, जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने जानकारी दी है कि किस तरह से जनगणना की प्रक्रिया की जाएगी। ग्रामीण की बात करें और शहरी क्षेत्र की बात करें तो किस तरह से वहां लोगों तक पहुंचा जाएगा और किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है की जाएगी, उसको लेकर जानकारी दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।